नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर 3 है, चैप्टर 2 है। हम मात्रक और मापन पढ़ रहे हैं। लंबाई के मापन में हमने दूरस्थ स्थित पिंडों के अपने से दूरी नापने के लिए लांबनिक कोण का उपयोग करने वाली लांबनिक विधि का अध्ययन किया था। आज हम अति सूक्ष्म स्तर पर अणुओं की दूरी नापने, अणुओं की लंबाई नापने के लिए ओलिक एसिड पर आधारित एक्सपेरिमेंट का अध्ययन करेंगे। ये वह इनिशियल प्रयास हैं जो किए गए अणुओं के साइज को नापने के लिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। जी हाँ, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोविड-19 के कारण इस चैप्टर में कोई संशोधन नहीं हुआ है। ये हमें पूरा का पूरा अति सूक्ष्म दूरियों का मापन हमें करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने ओलिक एसिड एक्सपेरिमेंट का उपयोग किया है। ओलिक एसिड जो है एक सोपी लिक्विड होता है, साबुनी लिक्विड होता है और अल्कोहल में घुलता है। तो हम इसका जो सॉल्यूशन बना रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, हम उसको सॉल्यूशन को अल्कोहल में बनाते हैं। अल्कोहल में ये अच्छे से घुलनशील हो जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर हमारे क्या क्या हमारी जो प्रोसीजर होगी उसमें क्या क्या स्टेप होंगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने नियत इच्छा का जो हमारा सॉल्यूशन है उसको प्रिपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो विलयन तैयार करेंगे हम, ठीक है। फिर इस विलयन में जो हमारा ओलिक अम्ल है, उस ओलिक अम्ल की हम एक आणविक दूरी वाली परत का निर्माण करेंगे। किसके ऊपर? पानी के ऊपर। हमने अभी बताया कि ओलिक अम्ल जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम जो इसका परत का निर्माण करेंगे वह जल के ऊपर करेंगे, ठीक है। जो हमारा तीसरा जो मेथड होगा, जो भी इसमें स्टेप होगा इस मेथड के अंदर, वो क्या होगा कि जो हम ओलिक अम्ल की एक आणविक दूरी वाली एक परत का निर्माण करेंगे, हम उसका एरिया नाप लेंगे, ठीक है। तो इस परत का क्षेत्रफल हम नापेंगे और फिर उसके बाद गणितीय सूत्र द्वारा हम अणु की लंबाई का मापन करेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं इसको 4 स्टेप्स में बांट रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। विलयन तैयार करना, तो हमें कैसा चाहिए, एक आणविक चाहिए। तो एक आणविक के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ही डाइल्यूट, बहुत ही ज़्यादा जिसकी सांद्रता कम हो, ऐसा हमें विलयन चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला इसका भी ए पार्ट में कर रही हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब हम लेते हैं ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल, और उसको किस में मिला देते हैं, उसको मिला देते हैं हम 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन। इसमें ओलिक अम्ल की जो सांद्रता है, सांद्रता माने कितना आयतन पूरे विलयन का है, उस दिए गए इकाई आयतन में हमारे ओलिक अम्ल की कितनी मात्रा है, ठीक है ना। तो ये ओलिक अम्ल की सांद्रता हम लिखेंगे। चूंकि 20 हिस्सों में से सिर्फ एक हिस्सा ओलिक अम्ल है, इसलिए इसकी सांद्रता कितनी हुई, 1/20 सेंटीमीटर क्यूब बटा सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब किसका है, ओलिक अम्ल का, और ये किसका है, विलयन का, ठीक है। अब ये तो हुआ एक बार का विलयन तैयार। फिर हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे ये प्रोसेस। रिपीट करेंगे तो क्या करना है, इस जो नया आपका विलयन बना है ना, कितना है ये, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे और उसको फिर से किस में मिला देंगे, 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल में मिला देंगे, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने किस में से लिया है, इस नए वाले विलयन में से लिया है। तो टोटल हमें फिर से कितना मिलेगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब एक नया विलयन मिलेगा। पहले हम बोले विलयन ए और फिर हम बोले विलयन बी। तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या मिल गया है, बी विलयन मिल गया है। अब अगर मैं इसमें से 1 सेंटीमीटर क्यूब लेती हूँ तो यहाँ मैं लिखती हूँ विलयन ए की सांद्रता,
किस में? बी में। कितनी थी? तो आप बोलेंगे 1/20 विलियन, 1/20 विलियन ए सेंटीमीटर क्यूब। तो ओलिक अम्ल की सांद्रता निकालने के लिए देखिए किसमें? बी में। हम क्या करते हैं, ये जो विलियन ए में ओलिक अम्ल की सांद्रता थी कितनी थी? 1/20, और नए में कितनी है विलियन ए की सांद्रता? 1/20। तो ओलिक अम्ल की नए विलियन में सांद्रता कितनी हुई? 1/400 ओलिक अम्ल सेंटीमीटर क्यूब बटे विलियन बी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारी ओलिक अम्ल की सांद्रता है नए विलियन में, यानी कि हमने बहुत ही कम सांद्रता वाला ओलिक अम्ल का विलियन बना लिया है किसमें? अल्कोहल में। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने एक ऐसा विलियन बना लिया है जिसमें ओलिक अम्ल की सांद्रता कितनी है? 1/20 इंटू 1/20 दैट इज 1/400। स्टेप था वो, दूसरा स्टेप क्या था? पानी के ऊपर ओलिक अम्ल के जो विलियन है उसका परत बनाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पानी के टब में, टम्बलर ले सकते हैं आप ग्लास का, पानी का टब लिया हमने और उसमें हमने पानी भर दिया। पानी के ऊपर हमने क्या छिड़क दिया? यहाँ पर हमने छिड़क दिया लाइकोपोडियम पाउडर। पानी का टम्बलर लिया, उसमें पानी भर दिया और उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर छिड़क दिया। लाइकोपोडियम पाउडर छिड़कते ही क्या होगा? एक बिल्कुल एक जैसा सरफेस उसके ऊपर पानी के ऊपर बना लेगा। जब हम इस लाइकोपोडियम पाउडर पे ओलिक अम्ल का विलियन डालेंगे तो ओलिक अम्ल का विलियन डालते ही क्या करेगा ओलिक अम्ल? ये लाइकोपोडियम पाउडर को धक्का मार के हटा देगा और लगभग एक वृत्ताकार परत यहाँ पर बना लेगा। चूंकि हमने पहले बताया है ओलिक अम्ल जो है वह वाटर में सोल्यूबल नहीं है। हमें क्या करना है? हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है इस विलियन का, ठीक है ना। तो इस लाइकोपोडियम पाउडर को हम छिड़केंगे और इसके ऊपर ड्रॉपर से ड्रॉप्स गिराएंगे। किसकी? इस सांद्रता वाले विलियन की। कितनी ड्रॉप्स गिराएंगे? मान लीजिए हमने इस पर n ड्रॉप्स ओलिक अम्ल विलियन की डाली, ठीक है। हम जब ये विलियन की ड्रॉप डाल रहे हैं तो ये मान रहे हैं कि हमारे पास इतना कम सांद्रता का विलियन है कि जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे तो जो परत बनेगी, मान लीजिए ये परत बनी, तो इस परत की मोटाई कितनी है? इतनी ही है कि इसमें सिर्फ क्या आता है? एक अणु आ सकता है। किसका? ओलिक अम्ल का। तो जो ये ओलिक अम्ल की जो परत बन रही है उसकी जो मोटाई है वो कैसी है? एक आणविक दूरी के बराबर है, ठीक है। ये हम मान के चल रहे हैं। तो ये n ड्रॉप्स हमने गिराई। यदि प्रत्येक ड्रॉप का आयतन कितना हो? v हो, ठीक है। तो कुल आयतन आपने कितना ड्रॉप किया इसके ऊपर? कुल आयतन आपने ड्रॉप किया n गुणा v सेंटीमीटर क्यूब, सही है। अब इतना तो किसका आपने गिराया? इस सॉल्यूशन का गिराया, इस सॉल्यूशन का गिराया। हमें तो किसकी बात करनी है? ओलिक अम्ल की। तो ओलिक अम्ल का इसमें कितना भाग होगा? तो आप कहेंगे ओलिक अम्ल की मात्रा। तो ओलिक अम्ल की मात्रा निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ओलिक अम्ल की कॉन्सेंट्रेशन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कितनी है? प्रत्येक सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 जो है हमारी सांद्रता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में जब इतना मिलता है आपको ओलिक अम्ल, तो NV सेंटीमीटर क्यूब में कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हुआ? NV/400 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो गया? आयतन हो गया। किसका? ओलिक अम्ल का। कहाँ पे? यहाँ पे जब आपने इसको ड्रॉप किया। अब हमने क्या किया? हमने इसकी व्यास नाप ली। ये जो सर्कुलर एरिया बना ना, किसके कारण बना? ओलिक अम्ल गिराया आपने, उसने ओलिक अम्ल ने डालते ही ऐसे इसको फैला दिया। किसको? लाइकोपोडियम पाउडर को पुश किया और पुश करते ही ड्रॉप ने एक सर्कुलर सा, रफली एक सर्कुलर सा एक एरिया बना लिया। उस परत को हमने एकाण्विक बताया है और उस एकाण्विक परत के लिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो इसकी मोटाई है वह मोटाई किसके बराबर होगी? वह मोटाई तो
अणु की व्यास के बराबर होगी। और इसका क्षेत्रफल नापने के लिए हम क्या करेंगे, इसका व्यास नाप लेंगे। तो हमने इसका व्यास नाप लिया, तो हमने परत का, कैसी परत है, वृत्ताकार है लगभग, उसका व्यास माप लिया, व्यास मापा। मान लीजिए डी आया, तो आपने इसका क्षेत्रफल नाप सकते हैं आप। क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर की जगह आप d/2 लिखें तो पाई d²/4। डी क्या है, व्यास है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, एरिया मिल गया। कितना मिल गया, पाई d²/4 मिल गया। सही है। अब आप जानते हैं कि ये जो परत है इसकी कुछ मोटाई है, ये वृत्ताकार है, तो ये बहुत पतले सिलेंडर की तरह हो गई है। ठीक है ना, सिलेंडर जानते हैं ना आप, ऐसा। ठीक है, जैसे आपकी मम्मा जब रोटी बनाती है तो रोटी का एक के ऊपर रखती जाती है, तो कैसा लगता है आपको, एक जैसे सिलेंडर सा बन गया। ठीक है, जब आप उसको खाने लगते हैं और नीचे सिर्फ एक ही रोटी बचे, तो ये जो सिलेंडर है आप कई सारी परत, सिलिंड्रिकल परतों का मिला बना के बना सकते हैं। ये जो सिलेंडर है आप कई सारी सिलिंड्रिकल परतों का मिला हुआ मान सकते हैं। और अगर हम ये सारे को ख़त्म कर दें और सिर्फ एक रोटी को सोचें, कल्पना करें, तो वह कैसी होगी, इसकी जो चौड़ाई होगी वो बहुत कम होगी, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होगा वह कैसा होगा, पहले के ही समान होगा। तो अगर आप इस छोटे पतले सिलेंडर का आयतन बोले तो आयतन क्या होगा, आयतन का कॉन्सेप्ट क्या है, आयतन का कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो जब हम आयतन जानते हैं गणितीय रूप में कितना होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कितना आया हमारी परत के लिए, a, और ऊंचाई क्या है, अणु की मोटाई। ठीक है ना, या अणु का व्यास। सही है। अब हमारे पास आयतन के दो मान हैं, एक तो ये वाला मान है और एक ये वाला मान है। हम क्या करते हैं, दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो हमारे पास आया NV/400 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होना चाहिए, A गुणा T सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होना चाहिए, जहाँ पे हमारा A सेंटीमीटर स्क्वायर में है और जो T मोटाई है परत की, जिसको हमने एक आणविक माना है, वह भी सेंटीमीटर में है। तो दोनों मिलके क्या हो गए, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से हम T का मापन यानी आणविक व्यास का मापन कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, NV/400 × A सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था हमारा ओलिक अम्ल वाला मेथड, जिससे हमने सबसे पहले इनिशियली अणु के आकार का परिकलन किया, जो कि हमें लगभग 10⁻⁻⁹ मीटर के आसपास मिला। तो इस तरह से हमने धीरे धीरे आगे बढ़े हम, और ये हमारा अति सूक्ष्म दूरियों के लिए मापन विधि थी। अब हम देखते हैं कुछ इकाइयाँ लंबाई के लिए जो हम अलग अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं। मात्रक लंबाई के, अन्य मात्रक, ठीक है, मीटर के अलावा कुछ और। तो जब हम परमाणुवीय दूरों की बात करते हैं तो वहाँ पर जब हम नाभिक के लिए जाते हैं, नाभिक की जो डिस्टेंस होती है, या आप कहें ऊर्जा स्तरों की आपस में जो दूरी होती है, वह कितनी होती है, फर्मी लेवल की होती है, और फर्मी का मान होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये इकाई आप बहुत छोटी दूरियों के लिए यूज़ करते हैं। जब आप और थोड़े नाभिकीय और परमाणु के ऊर्जा स्तरों से बाहर निकल के परमाणु पर आते हैं, अणु पर आते हैं, तो वहाँ पर आप एक एंगस्ट्रॉम दूरी को बताते हैं, ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, फिर जब आप सोलर सिस्टम में चले जाते हैं तो सोलर सिस्टम में आपको बहुत लंबी लंबी दूरियां नापनी पड़ती हैं। वहाँ पर आप एक खगोलीय यूनिट की बात करते हैं, खगोलीय मात्रक, और इसको आप प्रदर्शित करते हैं 1 AU से। ये वह दूरी है जो हमारे सूर्य और हमारे ग्रह पृथ्वी के बीच की दूरी है। ठीक है ना, तो ये कितनी है, 1.496 × 10⁻। वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश 1 वर्ष तक अगर निरंतर चलता रहे तो वह तय करेगा। तो 1 सेकंड में वह कितना तय कर रहा है, 3 × 10⁵5 किलोमीटर या फिर 3 × 10⁸8 मीटर। अगर 1 वर्ष तक चलेगा तो 1 वर्ष में कितना दिन होता है, 365 डेज, और 365 डेज में अगर आप 24 घंटे माने प्रत्येक दिन में,
तो आपके पास 24 घंटों के लिए 60 मिनट और 60 सेकंड, इतने सेकंड्स आपके पास कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अगर आप इस वेग से इस समय 46 गुणा 10⁻15 मीटर इतनी दूरी तय करेगा प्रकाश, तो एक प्रकाश वर्ष जिसको आप 1 लाइट ईयर भी बोलते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और एक और इकाई हमारी बुक में दी गई है पार्सेक। ठीक है, पार्सेक जो वर्ड है वह पार फॉर पैरालैक्टिक, जो कि अभी हमने लाम्बनिक बोला था थोड़ी देर पहले, और सेक फॉर सेकेंड, जो कि हमने आर्क सेकेंड बताया था आपको। इन दो शब्दों के इनिशियल से लेके पार्सेक बना है। इसका मतलब है अगर पृथ्वी के व्यासतः विपरीत दो बिंदुओं से ए और बी हम किसी ऐसे तारे की बात करें जो तारे कितना कोण आपतित करता हो, हमारी जो व्यास है वह कितना कोण आपतित करती है उस सूर्य पर, उस तारे पर 1 सेकंड का, तो ये जो दूरी होगी वह क्या कहलाएगी? पार्सेक दूरी कहलाएगी। और 1 पार्सेक जो होता है वह कितना होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। देखिए बच्चों, ये दूरियां बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। आप ये सोचें कि 10⁻15 और 10⁻16 में क्या बिगड़ेगा। तो आप जानते हैं जैसे जैसे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो आप जानते हैं जैसे आप 10 लाख से करोड़ पे जाते हैं तो 10⁻6 से 7 में कितना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप 10⁻15 और 10⁻16 की बात करें, ये बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी दूरियाँ हैं जो आप खगोलीय अध्ययनों के लिए यूज़ करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। मैं हूँ ऋचा शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।